नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया का विशेष कार्यक्रम सुन लो नेताजी और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। दर्शकों, निकाय चुनाव नज़दीक है, ऐसे में चुनावी चर्चाओं का दौर जारी है। आज हमारे साथ हमारे आज के कार्यक्रम में मौजूद हैं श्वेता दिवाकर जी, जिनसे हम निकाय चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। स्वागत है श्वेता जी आपका टीवी 30 इंडिया पर। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सो मच। अब निकाय चुनाव नज़दीक है और राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। चारों तरफ एक दौर है दौड़ा भागी का, सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके से जुड़े हुए लोग दौड़ भाग रहे हैं। ऐसे में अब आपका क्या रोल है, क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी से, जैसा हमें मालूम है कि आपने भी आवेदन किया है भारतीय जनता पार्टी से, टिकट अब मिलती है भारतीय जनता पार्टी से, वो अलग बात है, लेकिन चूंकि आपका ये जो शेड्यूल है आजकल कैसा चल रहा है अब क्योंकि नज़दीक है चुनाव? सर्वप्रथम मैं दाऊ बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, अपने मीडिया के पत्रकार बंधुओं को प्रणाम करती हूँ, हाथरस की जनता को प्रणाम करती हूँ, चरण वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। उसके साथ ही मैं अपनी बात को शुरू करूँगी। जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि मुझे पार्टी संगठन अगर मौका देती है, मैंने आवेदन तो किया है, अगर मैं उनके उस पर खरी उतरती हूँ, अगर वो मुझे मौका देगी तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ना चाहूँगी और हाथरस के विकास में अपनी भरपूर भूमिका और सहयोग देना चाहूँगी। पार्टी की अगर बात की जाए, तमाम लोग पार्टी से टिकट के दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर आप अपनी दावेदारी मजबूत मानती हैं? क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति होता जो भी दावेदारी पेश करता है उसे लगता है मुझ में ये क्वालिटियां हैं जिनके दम पे मैं जो है जनता के बीच में जाकर और काम कर सकती हूं और ये बात पार्टी को मेरी नज़र आएगी। आपको क्या लगता है वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेकर पार्टी आपको जो है मौका देगी? नहीं, नो डाउट भाई साहब, मैं डिज़र्व करती हूँ, आई एम द बेस्ट कैंडिडेट, ऐसा मैं, क्योंकि ये मेरा कॉन्फिडेंस कहता है। हाथरस की जनता की सेवा में मैं तत्पर रहूँगी, रात और दिन सेवा कर सकती हूँ। क्यों कि पिछले कार्यकाल में मेरे पति श्रीमान राजेश दिवाकर जी सांसद रहे हैं, उनके कार्यकाल में भी बहुत से विकास कार्य किए गए जो कि 70 साल विगत वर्षों में नहीं हुए। उन्होंने वो कार्यों को पूर्ण किया है। ओवरब्रिज को ले लीजिए, चाहे आप पासपोर्ट ऑफिस को ले लीजिए, चाहे आप सेंगर नदी के पुल को ले लीजिए, चाहे कनेक्शन रेलवे पुल के कनेक्शन को ले लीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जनता की निगाह में हो या ना हो, पर मैं आज ये अवगत कराना चाहती हूँ कि जो कार्य वो उन्होंने अपने संसदीय कार्य क्षेत्र में किए हैं, वो उन्हीं की उस पर चलते हुए मैं बहुत अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश करूंगी हाथरस नगर पालिका के विकास कार्यों में। मैं ये चाहूँगी कि पार्टी मुझ पर विचार करे, ध्यान दे, मैं उनकी उस पर कार्य क्षमता पे खरी उतरूं और ऐसा सोचकर मैं अपने लिए आवेदन कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि पार्टी मुझे इस लायक समझे और मुझे आगे बढ़ाए। हाथरस में विकास कार्य पिछले 5 वर्षों में बहुत सारे हुए, लेकिन इसमें एक जो हमेशा चर्चा होती रही कि जो विकास कार्य हुए वो जो धन था वो सांसद निधि का धन था, केंद्र सरकार का धन था जिस पे विकास कार्य हुए। इसको लेकर आपका क्या कहना? देखिए, जब हम वर्तमान में किसी पोस्ट पर होते हैं, हम किसी डेजिग्नेशन पे होते हैं, तो हम कार्य करने में सक्षम होते हैं और हमारे कार्य दिखाई भी देते हैं। तो जब माननीय सांसद जी सांसद थे तो उनके कार्यकाल में ही अमृत योजना का शुरुआत हुई, उसका क्या ना प्रोजेक्ट आया, तो माननीय सांसद जी के अंडर में ही अमृत योजना का प्रोजेक्ट आया और वो शुरू हुआ और ओवरब्रिज का जो कार्यकाल था वो उन्हीं के उसमें शुरू हुआ। बेशक श्रेय कोई भी ले, लेकिन कार्य पार्टी से संबंधित ही हुआ, विकास देश का हुआ, विकास हाथरस का हुआ। तो इसमें ज़्यादा विषय में मैंने कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस यही कहना चाहूँगी जो समझदार लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो पब्लिक अवेयर है, जो एजुकेटेड जनता है, वो सब जानती है कि क्या हुआ और क्या होने वाला है और हम आगे क्या करेंगे। विकास कार्य बहुत सारे हुए, लेकिन ऐसे में क्या आपको लगता है, क्योंकि आप लोगों के बीच में रहती हैं, जनता के बीच में रहती हैं, उनके दुख सुख में जाती हैं, कौन से ऐसे वो विकास कार्य हैं जो अभी नहीं हो पाए हाथरस में, जिनकी हाथरस में अभी आवश्यकता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आदरणीय भाई साहब आपने पूछा कि कार्य हो रहे हैं, लेकिन शायद अगर मुझे पार्टी संगठन सेवा का मौका देगा तो जो कार्य रह गए हैं, जिन्हें मैं समझती हूँ जो नहीं हो पाए हैं और जो होने चाहिए, जो हाथरस की एक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, एजुकेशन
फील्ड को लेकर एंड अपना प्रदूषण है, कचरा है और ट्रांसपोर्ट नगर है, कुछ ऐसी विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जो मेरे माइंड में चल रही हैं। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इन सब मुद्दों पर विशेष रूप से काम करूंगी और स्पेशली मैं हाथरस की महिलाओं के लिए सेवा कार्य अवश्य दूंगी। उनके सुख दुख में उनकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करने में अपनी एक अच्छी भूमिका अदा करने की कोशिश करूंगी कि मैं दी बेस्ट काम कर पाऊं और उनके उस पर खरी उतर पाऊं। श्वेता जी, जैसा कि आपने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर की आपने जिक्र किया, तो ट्रांसपोर्ट नगर में क्या बदलाव आने वाला है जो आपको लग रहा है कि ट्रांसपोर्ट नगर का अगर यहाँ पे निर्माण हो जाएगा तो क्या होगा उससे? देखिए सर, ट्रांसपोर्ट नगर बनने से जो यातायात जो जितना भी जाम की समस्या है, व्यापारियों को जो परेशानी है, उसमें बहुत सुविधाएं मिलेंगी। मैं ट्रांसपोर्ट नगर के लिए अगर विचार करूंगी, अगर सरकार को बोलूंगी तो विभिन्न प्रकार की योजनाएं ट्रांसपोर्ट नगर के लिए आएंगी। जो भी ट्रक बसें शहर के अंदर से होकर जाती हैं वो कम से कम बाहर होकर जाएंगी। व्यापारियों को भी बहुत सुविधा होगी, स्टूडेंट्स को सुविधा होगी, स्वास्थ्य सेवाओं में सुविधा मिलेगी, जो जाम की समस्या होगी उससे निजात मिलेगा हमको। तो ट्रांसपोर्ट नगर अपने आप में एक विशेष मुद्दा है। अगर हम इसे करेंगे तो व्यापारी वर्ग और स्टूडेंट वर्ग और अपना मेडिकल वर्ग बहुत लाभान्वित होगा और आम जनता भी बहुत सुकून में रहेगी। जो जाम से वो जूझती हैं, महिलाएं बहनें जो कहीं जाती हैं और जब हमारे फेस्टिवल आते हैं तो जो इतने रोड पर एक्सीडेंट्स होते हैं और रोड इतने खचाखच भरे होते हैं, उनसे निजात मिलेगी पूर्ण रूप से अगर मैं ट्रांसपोर्ट नगर के लिए अप्लाई करती हूँ तो। जैसा कि आपने बताया शिक्षा की बात की, तो जैसे मेडिकल कॉलेज का एक वो बातचीत अभी हुई थी, तो उसमें आपको क्या लगता है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन जाएगा या और शिक्षण संस्थान बन जाएंगे तो उनसे क्या बदलाव आने वाले हैं जिनके लिए आप कह रहे हैं कि अगर आपको मौका मिलता तो आप इस दिशा में कार्य करेंगे? ऑफ कोर्स सर, नो डाउट एट ऑल। अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तो सबसे पहले तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, क्योंकि हाथरस के बच्चे, हाथरस के स्टूडेंट हमेशा बाहर जाने की कोशिश में रहते हैं। कोई आगरा जाता है, कोई अलीगढ़ जाता है, कोई लखनऊ जाता है। तो हमारे बच्चे बाहर ना जाकर उनको सेफ्टी सुविधाएं, बच्चियों को, बेटियों को सुविधाएं मिलेंगी अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र में कोई टेक्निकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, अगर मेडिकल कॉलेज अगर यहाँ प्रोवाइड कराती हूँ, सरकार से अगर आवेदन करती हूँ, तो इससे हम लोगों को बहुत विश्वास मिलेगा, मेरी जनता को बहुत सुकून मिलेगा। यहाँ के बच्चे जो बाहर जाने के लिए तत्पर रहते हैं वो यहाँ रहेंगे। एक सबसे बड़ी बात सर कि अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म होगा और बच्चों में एक प्रतियोगी की भावना जागृत होगी। वो पढ़ना चाहेंगे कि मैं अपने पास के पास जाके अपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकूं, अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले सकूं। ऐसी कुछ विशेष व्यवस्थाएं हो जाएंगी। इन सब चीज़ों को, इन मुद्दों पर मैं ध्यान दूंगी। चुनाव जब आ जाते हैं तो ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे ज़्यादातर प्रत्याशी, जितने भी प्रत्याशी होते हैं वो किसी भी पार्टी के हों, ज़्यादातर लोग इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आपको क्या लगता है, पब्लिक है वो आपके द्वारा कहे हुए वादे और या अन्य लोगों के द्वारा कहे हुए वादों में किस पे विश्वास करेगी, आप पे क्यों विश्वास करेगी? उसके पीछे का कोई ऐसा कारण आपको दिखता हो कि नहीं आप पे लोग भरोसा जताएंगे? बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है अपनी हाथरस की जनता पर कि वो मुझ पर विश्वास जताएगी। यहाँ की बेटियों पर, यहाँ की महिलाओं पर, यहाँ के युवाओं पर, यहाँ के आदरणीय बुजुर्गों पर मुझे पूर्ण विश्वास है। हाथरस की संपूर्ण जनता पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे एक बार सेवा करने का मौका अवश्य वो लोग प्रदान करेंगे। मेरे साथ, मेरे पीछे से, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरी पीठ को मजबूत करते हुए मुझे आगे बढ़ाने के लिए अगर वो कोशिश करेंगे तो मैं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर विभिन्न योजनाओं पर कार्य करने की पूरी कोशिश करूंगी। देखिए सर, विश्वास दिलाने की बात तो ये है कि आपका सवाल बहुत अच्छा था कि यहाँ की जनता मुझ पर क्यों विश्वास करेगी। सबसे पहला तो मेरा इसमें यही रहेगा, मैं बात रखूँगी कि मेरा पूरा परिवार बहुत समय से जनता की सेवा में उपलब्ध है। सबसे पहले तो मैं अपनी सासू माँ जी का नाम लेना चाहूँगी। वो निर्विरोध हाथरस की ब्लॉक प्रमुख रही हैं। उन्होंने जन सेवा अपनी बहुत ही अच्छी तरीके से दी। बेशक वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ वो कार्यक्रमों में जाती थी, मीटिंग्स को अटेंड करती थी और अपने क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं को सुनती थी, बीडीसी को अपने पास बुलाकर उनकी समस्याओं को सुनती थी। तो पहला मुद्दा तो यही है कि मेरी सास निर्विरोध यहाँ से ब्लॉक प्रमुख चुनी गई और उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी सेवा दी। तो यह उसके बाद कार्यकाल में रहते हुए वो नहीं रह पाई, तो इसके बाद मुझे मौका दिया, पार्टी ने मुझे सेवा का मौका दिया, मुझे निर्विरोध बीडीसी चुना गया और मैं आई क्षेत्र में ले गया। हालांकि मैं ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में फाइट कर पाई थी, लेकिन
आप जो सेवा की बात कर रहे हैं कि आप कैसे विश्वास करेंगे, उसके बाद आदरणीय सांसद जी ने एमएलए का इलेक्शन फाइट किया। चाहे बेशक हम चुनाव में नहीं रह पाए, लेकिन हम लोग जनता के बीच में पूर्ण रूप से दोनों पति पत्नी हर तरीके से सुख दुख में हमेशा जाते रहे हैं, लोगों से मिलते रहे हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। घर घर में मैंने अपनी पहचान बनाने की पूरी कोशिश की है। अगर माननीय सांसद जी नहीं है क्षेत्र में, तो मैंने अपनी भरसक कोशिश की है कि मैं जाकर लोगों की समस्याओं को सुनूं, उनके दुख दर्द में शामिल हो जाऊं। तो मैं नहीं समझती कि हमने ऐसा कुछ कार्य गलत किया है कि हमें सेवा का मौका नहीं मिलेगा। हमें सेवा का मौका मिलना चाहिए, आगे भी और हमेशा मिलेगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सर कि माननीय सांसद जी ने चुनाव लड़ने से पहले वादा किया था जनता से, क्योंकि जनता जाम के झाम से बहुत त्रस्त थी। जाम के झाम से त्रस्त होने पर भी उन्होंने बिना उसके लोगों से ये वादा किया था कि मैं ओवरब्रिज बनवाऊंगा, और उन्होंने उस कार्य को कर दिखाया। हमारी कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा। और एकमात्र ऐसे सांसद हैं वो अपने कार्यकाल की उनकी उपस्थिति पार्लियामेंट में 99% रही। आज भी आप रिकॉर्ड खोल के देखेंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस क्षेत्र से पूछे गए तो हमारे हाथरस लोकसभा क्षेत्र से माननीय श्री राजेश दिवाकर जी के द्वारा पूछे गए, और उनकी उपस्थिति जो 99% रही है, बहुत हर्ष का विषय है। हमारे पूरे संपूर्ण देश में 543 ये सांसद होते हैं, उसमें एकमात्र अगर उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है तो हाथरस के लिए, हाथरस लोकसभा क्षेत्र के लिए बहुत हर्ष का और बहुत गर्व का विषय है कि हमने भरसक और पूर्ण कोशिश की है कि हम जनता की सपनों पर खरे उतरे। तो आगे भी मैं ये कोशिश करूंगी कि जनता हमें आशीर्वाद दे और उनके उस पर हम खरे उतरें। जिस तरह से उन्होंने पासपोर्ट ऑफिस, जो कि आसपास के 18 जिलों में नहीं था, लेकिन माननीय सांसद जी ने अपने भरसक प्रयत्नों से पासपोर्ट ऑफिस यहाँ बनवाया, ओवरब्रिज का निर्माण कराया, सेंगर नदी का पुल उन्होंने बनवाया। बहुत सारे ऐसे विशेष कार्य हैं जो उनके कार्यकाल में किए गए। तो मैं नहीं समझती हमारी कथनी करनी में अंतर है। आने वाले समय में भी हम पूरी कोशिश करेंगे। रेलवे फ्लाईओवर उन्होंने बहुत दिए, जिनका जिक्र मैं आगे भी करूंगी। तो ये विशेष ऐसे कार्य हैं कि जो हम लोगों ने किए, तो हमारी कथनी करनी में कोई भी अंतर नहीं है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता हमारे साथ है और आगे भी खड़ी रहेगी। अच्छा, टीवी 30 इंडिया के माध्यम से आप हाथरस के नगरवासियों के लिए कोई संदेश हो आपका? हाथरस नगरवासियों के लिए सर मैं यही संदेश देना चाहूँगी, मैं ये अपील करती हूँ, अगर पार्टी मुझे मौका देती है, अगर हाथरस की जनता मुझ पर अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह देती है, तो मैं पूर्ण तन मन धन के साथ उनकी सेवा में तत्पर रहूँगी और कोशिश करूँगी, हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि प्रभु से ये प्रार्थना करूँगी, हाथरस की जनता से ये प्रार्थना करूँगी कि मुझे आशीर्वाद दें आगे बढ़ने के लिए, जिससे मैं हमेशा आपके सुख दुख में, पूरा परिवार मेरा आपके सुख दुख में हमेशा रात और दिन खड़ा रहे, क्योंकि हमारी कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। एक बार आप मौका देंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी हाथरस की जनता को सुकून भरी जिंदगी देने का। जय हिंद, वंदे मातरम, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थी श्वेता दिवाकर जी, भारतीय जनता पार्टी की नेता है और पूर्व सांसद राजेश दिवाकर जी की पत्नी है। उनका पूरा परिवार जनता को समर्पित रहता है और अब वो चुनावी मैदान में हैं। वो बात अलग है कि अभी टिकट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक उनकी मजबूत और प्रबल दावेदारी मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी में। आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।